हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे। तो पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और फिर हमने पढ़ा कि राउंड ऑफ हम नंबर्स को कैसे कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है और हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फार्मूला आपको निकाल के दिखाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि डायमेंशनल फार्मूला इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है। अगर मैं एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करूं तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर to which the base physical quantities should be raised to represent the physical quantity। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, आपको पता मास को हम कैपिटल M से दिखाएंगे, लेंथ को हम कैपिटल L से दिखाएंगे और टाइम को हम कैपिटल T से दिखाएंगे। बाकी जो चार फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका यूज होगा तो हम उनको जरूर दिखाएंगे, तो बट एट द टाइम हम यही लेंगे। जैसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी हम ये हो गया आपका L क्यूब। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम को दिखाने के लिए जो बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, उसको कितनी पावर से आपको रेज करना पड़ा, 3। तो जो हम ये बोलेंगे कि वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशंस इन लेंथ। लेकिन अगर मैं ये देखूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं M0 L3 और T0, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है आपका, इसको मैं V से दिखाऊंगा, इट हैज़ 0 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम एंड आल्सो 0 डायमेंशन इन ऑल अदर बेस फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है M0 L3 T0, इसको अगर मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा तो ये बन जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द बेस फिजिकल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। यानी मैं वॉल्यूम को अलग से ऐसे लिख सकता हूं कि V इज M0 L3 T0, यानी ये बन गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो फिर उसके बाद अगर मैं डायमेंशन इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं ये जो वॉल्यूम है इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दूं, यानी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को भी ब्रैकेट में बंद कर दूं और मैं इन डायमेंशनल फॉर्मूला को इससे इक्वेट कर दूं, तो ये बन जाएगा हमारा डायमेंशनल इक्वेशन। So dimensional equation is obtained by equating the physical quantity with its dimensional formula। ये हो गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन। तो आइए अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको निकाल के दिखाते हैं। मैंने बोर्ड पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं, तो इनके डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है मास। मास के अंदर क्या होगा आपका कि M तो 1 होगा, M की पावर तो 1 होगी, L0 T0, क्योंकि लेंथ और टाइम तो है ही नहीं। लेंथ के अंदर क्या होगा आपका M0 होगा, L1 होगा, T आपका 0 होगा। टाइम के अंदर क्या होगा M0 L0 T आपका 1। इसके पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का भी टाइम के बराबर ही आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है, तो इसमें M0 होगा, L0 होगा, लेकिन T क्या होगा -1, क्योंकि 1/T है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L² होता है। तो M उसमें क्या होगा आपका 0 होगा,
L आपका स्क्वायर होगा और T आपका 0 होगा। इसी तरह वॉल्यूम देखें तो उसमें M 0 होगा, L क्यूब होगा और T आपका 0 होगा। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उसमें मास भी है, मास का 1 है और वॉल्यूम है और वो नीचे की है तो ऊपर आके माइनस का हो जाएगा L -3 और T आपका 0। लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, मास m है और पर यूनिट लेंथ है तो -1। इसके बाद आपका वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यानी उसमें m आपका 0 होगा, डिस्टेंस ऊपर है तो L1 और रेट ऑफ चेंज है इसलिए क्योंकि v/t था तो सॉरी d/t था तो डिस्टेंस ऊपर आएगा, टाइम नीचे है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो ये है इसको टाइम से डिवाइड कर दो बस, m0 L1 t आपका -2। उसके बाद अगर लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, बस वेलोसिटी वाले को मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा m 0 था तो 1 हो जाएगा, आपका L सेम वेलोसिटी जितना, बाकी सब उतना ही। और आपका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr होता है, तो उसमें जो ये mv था इसको r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m1 L 1 था, 1 रेख 2 हो जाएगा, बाकी सेम है आपका। उसके बाद फोर्स है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन का कितना होगा, मास 1 और एक्सेलरेशन ले लो इधर आपका L1 और T -2। उसके बाद वर्क है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का इतना है, इसको डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 है, L1 था, एक इधर से आ जाएगा 2 हो जाएगा -2। उसी तरह एनर्जी का भी सेम होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g होता है और वो तो एक्सेलरेशन ही होता है, इसलिए उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम एज द एक्सेलरेशन, दिस वन L1 और T आपका -2। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, अब फोर्स का जितना है उसको डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका m 1 था, L 1 था और स्क्वायर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 और T -2। उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv/dx, dv रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट dv। अब यानी जो वेलोसिटी का था उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका m0 L से L आपका कैंसिल हो जाएगा तो L भी 0 हो जाएगा और T हो जाएगा -1। उसके बाद सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो फोर्स का जितना था उसको लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे तो एक L कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 है, L से L कैंसिल हो जाएगा मान, तो फोर्स पर यूनिट। फिर प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स है उसको एरिया मतलब स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स का कितना है जितना, तो m1 है और वो स्क्वायर है तो नीचे 2 ऊपर 1 तो ये बचेगा -1 T -2। और उसके बाद हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनकी तो एनर्जी के बराबर ही होगी और एनर्जी की कितनी थी m1 L² T -2। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिनकी डायमेंशंस हमने निकाली हैं, तो ये आप नोट करके रखिएगा, अपने नोट्स में लिख के रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब एग्ज़ाम में भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपने नोट्स में उतार सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि जो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन की बात है वो आगे आने वाले यूनिट्स में आप पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, तो इस टाइम पर आपको बस पता होना चाहिए, आगे जाके इन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए अब कुछ और फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन भी निकाल कर देखते हैं। तो उसके बाद
थर्मल कैपेसिटी होती है dq बाई डी थीटा। थीटा यहाँ पे टेम्परेचर को दिखा रहा है, तो dq मतलब एनर्जी, और एनर्जी का कितना है डायमेंशन आपका, एनर्जी का डायमेंशन ये हुआ आपका m1L² T-2, और इसमें आप क्या करोगे, थीटा यानी टेम्परेचर का भी जोड़ दोगे और वो भी -1 में K-1। उसके बाद ये है आपका स्पेसिफिक हीट में क्या है dq बाई एम डी थीटा, बस मास से अब डिवाइड कर दीजिए, तो मास का तो डायमेंशन हो जाएगा 0 L² T-2 और K-1, K मतलब केल्विन, आपको याद होगा। इसके बाद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है Gm1m2/r², तो यहाँ से अगर G निकालेंगे तो कितना आएगा F_r² और m1m2, यानी अगर इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। फोर्स की है आपकी कितनी m1L1 T-2, और फिर उसको L² से करेंगे मल्टीप्लाई और मास से m², तो ये हो जाएगा आपकी, ये ऊपर जाके -1 L2 1 3 और ये होगा T-2, तो ये हो गया आपका गैस कांस्टेंट। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हम निकालेंगे, उसमें फोर्स का जो कि ये रहा m1L1 T-2 और डिवाइडेड बाय एरिया का क्या होता है L² डायमेंशन फॉर्मूला, और इसका dv बाई dx का हमने निकाला था वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो है आपका कितना, ये रहा m0 L0 और T-1। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो m का 1 है, L का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो L हो जाएगा -1, और T की बात करें तो ये -2 है, ये -1 है, तो हमारा बच गया T-1। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 7 जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी टर्म में हम लिख सकते हैं, तो इन डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से। तो और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशन फार्मूला हम लिख सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम सबको कवर नहीं करेंगे। तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेकर उनके डायमेंशन फार्मूला निकालने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखकर हमको, या फेसबुक पेज पे लिख के आप बता सकते हैं कि तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला आपको बता सकते हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस देख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे अगर किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है तभी वो इक्वेशन करेक्ट होती है, अदरवाइज वो इक्वेशन करेक्ट नहीं होती। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर हम एक ले लेते हैं इक्वेशन mgh पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mv² काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है mgh उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हैं। इसमें m का 1 हो गया, एक्सेलरेशन है तो l t-2 हो गया, l का 1 है और इसमें l 1 है, तो ये हो जाएगा आपका m 1 और 1 l2 हो गया और t आपका -2 हो गया। फिर हम राइट हैंड साइड में आते हैं, हाफ mv²। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं है। मास का डायमेंशन m1 और वेलोसिटी का कितना हो जाएगा l² t-2, तो ये कितना हो जाएगा m का 1 डायमेंशन, l का 2 और t का -2, और दोनों का सेम है। तो आप देख सकते हैं
कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हम यहाँ पर बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम एक प्रकार की वैल्यूज को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी को आप सिर्फ वेलोसिटी में ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को आप एक्सेलरेशन में ऐड नहीं कर सकते। फोर्स की वैल्यू को फोर्स में ऐड कर सकते हैं, फोर्स को आप वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते, फोर्स को आप स्पीड में ऐड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि डायमेंशंस क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि भाई डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, फिर बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हमने निकाल के आपको दिखाई, और फिर हमने आपको बताया कि डायमेंशनल फॉर्मूले का जो है यूज़ क्या होता है, वो कहाँ पर यूजफुल होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप फेसबुक पेज पे लिख के पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे लिख कर पूछ सकते हैं। हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एक नए लेक्चर के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।